नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे संकट की जो दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्ते पर मंडरा रहा है। एक ऐसा संकट जो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को सच में घुटनों पर ला सकता है। तो चलिए सीधे चलते हैं उस घड़ी में। महीना है अप्रैल, साल 2026। जगह है हॉर्मुज़ के खाड़ी। समझिए कि ये ग्लोबल ट्रेड के लिए एक मेन आर्टरी की तरह है और अब ये बंद हो रही है। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ना, उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। इस पूरे संकट के बीच में एक नाम बार बार सामने आता है, ईरान का इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC। और उनका ये बयान, हम कुचलने वाले प्रहार करेंगे, ये साफ कर देता है कि वो किसी भी तरह से पीछे हटने के मूड में नहीं है। ये कोई खोखली धमकी नहीं, ये एक इरादा है। और ये सिर्फ बातें नहीं थी, एक्शन तुरंत हुआ। एक के बाद एक घटनाएं इतनी तेजी से हुईं, IRGC ने जहाज़ों पर हमला किया। 2 बड़े जहाज़ों MSC फ्रांसिस्का और एपामिनोंडस को अपने कब्जे में ले लिया और बस देखते ही देखते वो पूरा समुद्री रास्ता केओस में डूब गया। तो सवाल यही उठता है कि ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया? मतलब एक रीजनल लड़ाई अचानक से एक ग्लोबल संकट का रूप कैसे ले सकती है? इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे चलना होगा। उन घटनाओं को समझना होगा जिन्होंने इस संकट की नींव रखी। चलिए अब ईरान की अंदरूनी सियासत में हुए बदलावों पर एक नज़र डालते हैं, क्योंकि कहानी की असली जड़ तो वही है। देखिए, इस संकट से ठीक 2 साल पहले ईरान की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा टर्न आया। मई 2024 में कट्टरपंथी माने जाने वाले प्रेसिडेंट रईसी की मौत हो गई। उनके बाद जुलाई में मसूद पेज़ेश्कियन चुने गए, जिनका अप्रोच काफ़ी प्रैक्टिकल माना जाता था। और उनकी सरकार ने आते ही प्रतिबंधों को कम करने के लिए डिप्लोमैटिक बातचीत शुरू कर दी। और ये जो फर्क है ना, ये समझना बहुत जरूरी है। रईसी का ईरान टकराव के रास्ते पर था, जबकि पेज़ेश्कियन की सरकार ने बातचीत और डिप्लोमेसी को चुना ताकि ईरान के इकोनॉमी को प्रतिबंधों से थोड़ी राहत मिल सके। बिल्कुल 2 अलग-अलग रास्ते थे। अब इस पूरी कहानी में एक टर्म है जो बहुत अहम है, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। ये बेसिकली ईरान के सपोर्ट वाले ग्रुप्स का एक नेटवर्क है जो पूरे मिडिल ईस्ट में फैला हुआ है। यही ग्रुप्स ईरान को इस क्षेत्र में अपना दबदबा बनाए रखने में मदद करते हैं। तो यहीं पर कहानी में असली ट्विस्ट है। ईरान का डिप्लोमैटिक चेहरा तो बदल गया, लेकिन उसकी रीजनल स्ट्रैटेजी नहीं बदली। पेज़ेश्कियन सरकार ने एक तरफ तो बातचीत का रास्ता खोला, लेकिन दूसरी तरफ एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को मजबूत करना भी जारी रखा। और यही वो विरोधाभास था जिसने शांति की उम्मीदों के बावजूद इस विस्फोटक संकट की जमीन तैयार कर दी। और ये सब कुछ एक ऐसे रीजन में हो रहा था जो पहले से ही एक बहुत बड़े मानवीय संकट से गुजर रहा था। मार्च 2005 की रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये लड़ाई झगड़ों की वजह से दुनिया के सबसे मुश्किल संकटों में से एक बन चुका था। मतलब आग पहले से ही सुलग रही थी, बस हवा का इंतजार था। तो उस बैकग्राउंड को समझने के बाद अब हम वापस लौटते हैं अप्रैल 2026 के संकट पर, जहां ये आग और फैल रही थी। और यहाँ से मामला एक रणनीतिक शतरंज के खेल जैसा हो जाता है। एक तरफ अमेरिका ईरान के बंदरगाहों को ब्लॉक कर रहा है, तो जवाब में ईरान ने क्या किया? उसने हॉर्मुज़ की खाड़ी का रास्ता ही बंद कर दिया। ये बिल्कुल एक दूसरे को मात देने की कोशिश थी, और हर एक चाल के साथ दुनिया एक बहुत बड़े खतरे के और करीब आ रही थी। लेकिन इस रणनीतिक खेल की एक बहुत भारी मानवीय कीमत भी चुकानी पड़ रही थी। लेबनानी पत्रकार अमल खलील की एक हमले में जान चली गई। वेस्ट बैंक में एक 14 साल के लड़के समेत 2 फिलिस्तीनी मारे गए। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये उन लोगों की कहानियां हैं जो इस बड़ी लड़ाई के बीच में पिस रहे थे। अब इस रीजनल लड़ाई का असर सीमाओं को पार कर चुका था। पूरी दुनिया इसकी गर्मी महसूस कर रही थी। और इसका सबसे पहला और सीधा असर कहाँ दिखा? तेल बाजार पर। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $105 प्रति बैरल के पार चली गई। सोचिए, सिर्फ एक नंबर, लेकिन ये पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में खलबली मचाने के लिए काफी था। और ये असर सिर्फ तेल तक ही नहीं रुका। जेट फ्यूल महंगा होने से यूनाइटेड एयरलाइंस ने अपने टिकट 15 से 20% तक बढ़ा दिए। दूसरी तरफ ईरान के अंदर इस लड़ाई और प्रतिबंधों की वजह से करीब 20 लाख लोगों की नौकरियां चली गई। इस संकट के जियोपॉलिटिकल असर को तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन के इस बयान से बेहतर कुछ नहीं समझाता। उन्होंने साफ कहा कि ये लड़ाई अब यूरोप को भी कमजोर कर रही है। इससे पता चलता है कि आग की लपटें कितनी दूर तक फैल चुकी थीं। तो इन सब घटनाओं के बाद हम खड़े कहाँ हैं? ये जो सिचुएशन बन गई है, ये हमें किस तरफ ले जा रही है?
चलिए इस पूरी कहानी को एक बार फटाफट से रीकैप करते हैं। 2024 में ईरान में लीडरशिप बदली। 2025 तक रीजन में मानवीय संकट गहराता रहा। फरवरी 2026 में लड़ाई शुरू हो गई और अप्रैल आते आते हम एक फुल फ्लेज्ड ग्लोबल संकट के बीच में थे, जिसमें ब्लॉकेज भी थे और इकोनॉमिक झटके भी। तो आखिर में हम इस एक बड़े सवाल के साथ रुकते हैं। ये जो घेराबंदी और बयानों का युद्ध हम देख रहे हैं, क्या ये अब एक नया नॉर्मल है, या ये उस बड़े तूफान से पहले की खामोशी है जिसका असर हम सब पर पड़ेगा? इसका जवाब फिलहाल तो भविष्य के पास ही है।